नाज़रीन, कोलंबिया के प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन लेकर आए हैं कि इंटरनेशनल आर्मीज भेजनी चाहिए फलस्तीन की सपोर्ट के लिए और फलस्तीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने यूनाइटेड नेशन के बाहर खड़े होकर वहां पर ट्रंप के खिलाफ ही महाज खोल दिया है और वो बातें कर दी हैं फलस्तीन के हक में जो आज तक कोई भी दुनिया में नहीं कर सका है। और ओवरऑल ट्रंप के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ कोई भी नहीं कर सका है न्यूयॉर्क के अंदर खड़े होकर। और अब अमेरिका यह कह रहा है कि वो कोलंबिया के प्रेसिडेंट का जो वीजा है वो रिवोक करने जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा महाज अब उन्होंने खोल दिया। नेतन्याहू की मुलाकात हुई है यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, यूएई के फॉरेन मिनिस्टर के साथ नेतन्याहू की मुलाकात हुई है और ये पहले मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं जो जाकर मिले हैं नेतन्याहू के साथ। तो इसके ऊपर बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। और ईरान और वेनेजुएला दोनों फ्रंट के ऊपर एस्केलेशन हो रही है और रशिया और चाइना की जानिब से रेजोल्यूशन लाई गई थी कि जो सैंक्शंस है ईरान पर वो ना लगाई जाए। तो वेस्टर्न कंट्रीज की जानिब से इस रेजोल्यूशन को जब वो रिजेक्ट कर दिया गया है तो एस्केलेशन जब वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। और मीनवाइल जो अली लरिजानी है वो बेरूत पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा कि पूरी तरह से ईरान जब रेजिस्टेंस के साथ खड़ा है और इजराइल जो है वो यूरोपियन जो इवेंट्स हैं उनसे एक्सपेल हो रहा है, बेदखल किया जा रहा है वहां से। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत बड़े सपोर्टर हैं फलस्तीन के। इससे पहले भी उन्होंने फलस्तीन के लिए बहुत सारी वो बातें की हैं जो मुस्लिम रहनुमा भी नहीं कर सके हैं। और यूनाइटेड नेशन के अंदर जो 2 दिन कबल उन्होंने स्पीच की उसमें उन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी, डायलॉग, ये सब चीजें फजूल हैं, फेल हो चुकी हैं और अब एक ही रास्ता है कि कलेक्ट द वेपन्स एंड मोबिलाइज द आर्मीज एंड सेंड देम टू पैलेस्टाइन। यही एक रास्ता है। यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर उन्होंने ये बात की जो कोई भी नहीं कर सका। इवन जो 57 कंट्रीज हैं इनका कोई नुमाइंदा भी इस तरह की कोई बात नहीं कर सका। अभी आज क्या हुआ है कि उन्होंने जनाब अली यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग के बाहर न्यूयॉर्क में कुछ प्रोटेस्टर्स जमा हुए तो वहां पर उन्होंने जब स्पीच की और उस स्पीच में उन्होंने इतना बड़ा महाज अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ खोल दिया कि कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि वो ये करे। और वो भी न्यूयॉर्क के अंदर खड़े होकर उन्होंने कहा, उन्होंने जो अमेरिकन आर्मी है उसको मुखातिब किया और कहा कि यू शुड नॉट पॉइंट योर गन्स ऑन पैलेस्टीनियंस एंड सिविलियंस अराउंड द वर्ल्ड। और अगर ट्रंप तुम्हें ऐसा करने के लिए कहता है तो उसको डिसओबे करो, ट्रंप के ऑर्डर्स मानने से इनकार कर दो। यानी आप अंदाजा करें इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। और इस तरह की बात कोई अपने मुल्क में भी खड़ा होकर अमेरिकन आर्मी को नहीं कह सकता, अपने मुल्क में भी खड़े होकर। और वो तो न्यूयॉर्क के अंदर खड़े होकर ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिकन आर्मी को वो डिसओबे कर दें। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जनाब उन्होंने वहां पर ये कर दिया। अब अमेरिका में एक पूरी खप पड़ी हुई है, वो कह रहे हैं कि हम इनका जो वीजा है वो रिवोक करने जा रहे हैं। यूएस टू रिवोक कोलंबियन प्रेसिडेंट पेट्रोस वीजा ओवर कॉल टू डिसओबे ट्रंप। ट्रंप को जब डिसओबे कर दो, ये उन्होंने अमेरिकन आर्मी को कह दिया। और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि ये रैकलेस स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने दी हैं और रिमार्क्स मेड ड्यूरिंग अ स्ट्रीट प्रोटेस्ट इन न्यूयॉर्क। बाहर जब वो लोग जमा हुए तो वहां पर उन्होंने ये स्पीच कर दी। वैसे भी सेशन के दरमियान बाहर प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा होता है। ही कॉल्ड अमेरिकन सोल्जर्स टू डिसओबे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स ऑर्डर्स। इसके अहकामात मानने से जब इनकार कर दो। पीट्रो कॉल फॉर मिलिट्री एक्शन इन न्यूयॉर्क। उन्होंने कहा कि इजराइल के खिलाफ जब मिलिट्री एक्शन होना चाहिए। स्पीकिंग आउटसाइड द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स ड्यूरिंग द जनरल असेंबली मीटिंग्स, पीट्रो पॉइंटेड कि ट्रंप जो है वो इस जेनोसाइड में कंप्लिसिट है। ये न्यूयॉर्क में खड़े कर उन्होंने कहा। और यहां भी देखिए कि खलीजी रियासतें एक कंडेमनेशन भी अमेरिका की नहीं जारी कर सकी है। और कोलंबिया का क्या लेना देना है फलस्तीन के साथ? वो न्यूयॉर्क में खड़े होकर कह रहे हैं कि ट्रंप तो जेनोसाइड में जब वो कंप्लिसिट है, ये इसका तो पूरा हिस्सा है। एंड अर्ज यूएस सर्विस मेंबर्स टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ ह्यूमैनिटी रादर देन प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव्स। इंसानियत के ऑर्डर्स को फॉलो करो रादर देन ट्रंप के ऑर्डर को, क्योंकि ट्रंप जो है वो जेनोसाइड में कंप्लिसिट है। ये बहुत बड़ा ये ऐलान जंग है, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। ये ऐलान जंग है जो उन्होंने वहां पर किया। और फिर उन्होंने कहा कि वी नीड टू क्रिएट एन आर्मी बिगर देन इजराइल एंड यूएस। हमें एक ऐसी बड़ी आर्मी बनाने की जरूरत है, यानी लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ये सारे मिलकर एक ऐसी बड़ी आर्मी बनाएं जो इजराइल और अमेरिका से भी बड़ी हो। वी हैव टू रिस्पॉन्ड विद अ वॉर। देखिए, दुनिया बहुत ही ऑलरेडी एक कशीदा सूरत हाल है। तो आज के उनके ये जो कमेंट्स हैं ये इस बात का मुजाहरा है कि मामला किस नौयत की तरफ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें बड़ी आर्मीज बनानी चाहिए और सिर्फ वॉर से ही इजराइल को जवाब देना चाहिए। सिर्फ इसका हल जंग ही है। कोलंबिया के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि सिर्फ जंग ही से जब इजराइल का जवाब दिया जा सकता है। और उन्होंने मुतालबा किया कि अमेरिका के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग जब वो चलनी चाहिए जो उन्होंने वेनेजुएला में आकर हमले किए हैं और इसके नतीजे में क्रिमिनल प्रोसीडिंग जब वहां पर होनी चाहिए। पीट्रो प्रायोरिटाइज्ड
प्रिंसिपल स्टांस ओवर यूएस इजरायली रिलेशन। देखिए, जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं वो तो इजराइल के साथ तिजारती डील्स ऐसे माहौल में और बढ़ा रहे हैं कि हमें इस माहौल में और फायदा होगा और माली फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने, आप समझें कि अमेरिका और इजराइल दोनों के साथ अपने रिलेशंस अब तकरीबन खत्म ही कर लिए हैं। हालांकि कोलंबिया जो है वो बहुत बड़ा इत्तेहादी है अमेरिका का, और कोलंबिया वो मुल्क था जो वियतनाम के अंदर अमेरिका के साथ गया था, ये वो कोलंबिया है। तो कोलंबिया ने यानी इस हद तक आकर अमेरिका और इजराइल दोनों के सामने यूं खड़ा हो गया। और हालांकि बाकी मुल्क तो तिजारत भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ऑलरेडी एक वाशिंगटन और कोलंबिया के दरमियान जब सूरत हाल कशीदा है, उसमें अब ये नई एस्केलेशन है जो उन्होंने ताजा तरीन स्टेटमेंट जारी की है। और कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने अपने आप को पोजीशन किया है रीजन की लीडिंग वॉइस के तौर पर अगेंस्ट इजरायली वॉर क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड एंड यूएस असिस्टेंस, यानी लैटिन अमेरिका में वो सबसे बड़ी वॉइस बनकर सामने आए हैं फलस्तीनियों के लिए। तो जंग जो है वो फलस्तीन में जारी है, लेकिन उसके असरात आप दुनिया में देख रहे हैं कि दुनिया की गवर्नमेंट्स अपनी पोजीशंस किस तरह से तब्दील कर रही हैं, कैसे बड़े बड़े अलायंसेस टूट रहे हैं, कैसे बड़े बड़े इत्तेहादी ममालिक एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। ये सब किस लिए? जो फलस्तीन के अंदर जो जंग और जहरियत हो रही है। और कोलंबिया ने रिसेंटली जो इजराइल के लिए कोल है उसकी सप्लाई भी बंद की हुई है। अच्छा, इसी के साथ एक और वाकया हुआ है। एक हेग ग्रुप बना था जिसमें साउथ अफ्रीका था, जिसमें कोलंबिया था, जिसमें बाकी मालिक जब शामिल थे। तो हेग ग्रुप का हंगामी इजलास हुआ है और उन्होंने मजीद एक्शन इजराइल के खिलाफ लेने का फैसला किया है। हेग ग्रुप पुशेस लीगल इकोनॉमिक मूव अगेंस्ट इजराइल। उन्होंने कहा कि एक तो अलायंस मजीद एक्सपैंड हो रहा है, इसमें मजीद ममालिक जब शामिल हो रहे हैं, और कोऑर्डिनेटेड लीगल और इकोनॉमिक एक्शन जो हैं वो इजराइल के खिलाफ लिए जाएं और इसको अकाउंटेबल ठहराया जाए जो ये जेनोसाइड कर रहा है। अ ग्रोइंग अलायंस ऑफ एक्टिव स्टेट्स, मजीद रियासतें जो है वो इसके अंदर शामिल हो रही हैं। न्यूयॉर्क के अंदर इसकी मीटिंग हुई है और एडवांस किया जाए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स को अगेंस्ट इजराइल टू आइसोलेट इट, इजराइल को आइसोलेट करने के लिए और सैंक्शंस लगाने के लिए ये सारे इकदाम जो है वो इनको मजीद एडवांस किया जाए। इसमें मलेशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो शरीक हुए हैं और बाकी ममालिक भी इसके अंदर शरीक हुए। उन्होंने कहा कि हर सूरत में इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इजराइल को जो असलहा सप्लाई है उसको ब्लॉक किया जाए। जैसे स्पेन ने अपने रास्ते जब वो बंद कर दिया, उससे काफी इनको मुश्किल आ रही है। हैवी मशीनरी जो है वो इजराइल की तरफ ना भेजी जाए और अदर डुअल यूज गुड्स टू इजराइल while also targeting multinational corporations that enable the occupation of the Palestinian land। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो असल में इजराइल की इकोनॉमी भी चला रही हैं और इजराइल की इस जंग को फंड भी कर रही हैं, तो वो मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशंस हैं उनको जो है वो फाइंड आउट किया जाए और उनके खिलाफ जो इकदाम उठाए जाएं ताकि इजराइल को जब डैमेज किया जा सके। साउथ अफ्रीका और कोलंबिया ने इस मीटिंग को जब को चेयर किया और ये जो फोरम है हेग ग्रुप, ये स्पेशली बना ही फलस्तीन के लिए, यानी ये पहले से कोई फोरम नहीं था जो फलस्तीन के लिए आवाज उठा रहा है, बल्कि ये बनाया ही फलस्तीन के लिए गया है। तो ये एक ऐसा मरकज बन चुका है फॉर कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट इजराइल, जिसकी जब भी मुलाकात होती है, जिसके जब भी राब्ते होते हैं, उसका मकसद ही है कि इजराइल के खिलाफ एक्शन लेना है। फ्रॉम पोटेंशियल पोर्ट एंड एयरपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस टू सपोर्ट फॉर द फ्लोटिलास, और एयरपोर्ट पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं उसमें भी हेग ग्रुप का बड़ा किरदार है। जो बंदरगाहों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं उसमें भी इसका बड़ा किरदार है, और जो फ्लोटिलास आ रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन में भी इसका बड़ा किरदार है। और इन्होंने ये भी तहरीक जो चला रखी है कि इजराइल को एक्सक्लूड किया जाए, इसको बेदखल किया जाए फ्रॉम द इंटरनेशनल कल्चरल एंड सपोर्टिंग इवेंट्स, स्पोर्ट्स के और कल्चर के जो आलमी इवेंट्स हैं उसमें भी इजराइल को जब बेदखल किया जाए। और इसके साथ एक तहरीक ये भी चल रही है कि यूनाइटेड नेशन से इजराइल को जब बेदखल किया जाए। तो ये इनकी मुलाकात भी न्यूयॉर्क के अंदर हुई है। अच्छा, फिर आप देखिए जो यूरोपीय यूनियन की फुटबॉल एसोसिएशन है वो वोटिंग करने जा रही है इजराइल को बेदखल करने के लिए, जिसको रुकवाने के लिए इजराइल पूरा जोर लगा रहा है। और जर्मनी और हंगरी ने इसको कंडेम किया है, कि इस वोटिंग को कंडेम किया है। और इसके साथ खबर यह आ गई है कि जो यूरोवियन, जो यूरोप का सबसे बड़ा इवेंट है, ये सॉन्ग कॉन्टेस्ट है, ये यूरोप का सबसे बड़ा इवेंट होता है, ये 2026 के अंदर अब होगा। तो हर साल ये होता है, 2026 में ये होगा। तो इसके लिए जो है वो नवंबर के अंदर, इसी नवंबर 2025 में वोटिंग होने जा रही है कि क्या इजराइल को इसमें शामिल किया जाए या ना किया जाए। स्पेन, आयरलैंड और कोई बाकी 5-7 दीगर ममालिक भी इसमें शामिल है। उन्होंने कहा है, स्लोवेनिया, उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल इसमें शामिल हुआ तो हम नहीं होंगे। इसको भी जर्मनी और हंगरी ने इस स्टांस को भी कंडेम किया है कि ये यूरोपियन ने जो स्टांस लिया हुआ है। तो जर्मनी और हंगरी इस वक्त सबसे ज्यादा इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जनाब अली, यूरोवियन से भी उसको निकाला जा रहा है। ये दो बहुत बड़े इवेंट्स हैं, एक तो फुटबॉल एसोसिएशन
फुटबॉल से निकाला जा रहा है और दूसरा यूरोवियन से। ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा धचका है। इजराइल एट रिस्क ऑफ एक्सपल्शन फ्रॉम यूरोवियन एज नवंबर वोट लूम्स। नवंबर के अंदर ये वोटिंग जब होने जा रही है। अच्छा, इसी दरमियान नेतन्याहू जो है वो अमेरिका में मौजूद है। जो कल उसने स्पीच की उसके लिए जब वो लाउड स्पीकर गजा में लगाए गए, और ये इंसानी तारीख का एक बहुत ही शर्मनाक ये मामला है, और मिडिल ईस्ट के हुक्मरानों के ऊपर सबसे बड़ा ये सवालिया निशान है जो कुछ हुआ है। एक इतना बड़ा जुल्म करना, फिर ऊपर से इस तरह के बेरहम जेस्चर देना कि लुटे पुटे तबाह हाल तकलीफ में घिरे फलस्तीनियों के लिए उनको जब वो इस तरह लाउड स्पीकर के जरिए स्पीचेस सुनवाना, उनको ये कहना कि तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, तो ये बहुत ही पेनफुल है। पूरे 57 कंट्रीज के ऊपर ये बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके ये जवाल और पसपाई और जिस खाई के अंदर वो गिरे हुए हैं अपने खौफ की वजह से, ये उसका सबसे बड़ा सवाल निशान है कि एक बंदा जब इनसे संभाला नहीं जा रहा। तो उसने जनाब स्पीच की और उसमें उसने कहा ईरान को भी हमने तबाह कर दिया, इराक को भी कर दिया, शाम को भी कर दिया। अच्छा, शाम का मामला बड़ा इंटरेस्टिंग भी है एक तरह से कि शाम का क्रेडिट भी ये लेता है कि वहां पर जो रिजीम चेंज हुआ वो हमने किया है, और जो नई रिजीम आई है उसको भी ये नहीं मानते, उसको भी ये कहते हैं हमारे लिए खतरा है, इसलिए हमने वहां पर जाना है, हमला करना है, ये करना वो करना। लाने का क्रेडिट भी लेते हैं, जो जिसको लेकर आए हैं उसको अपने लिए खतरा भी डिक्लेयर किया हुआ ताकि मुदाखलत का जो जवाब है वो हमेशा रहे। तो उसने जनाब ये इस तरह की फिजूल बातें की और वो पूरा यूनाइटेड नेशन जब वो खाली हो गया, सारे वेस्ट के कुछ ममालिक बैठे रहे लेकिन बाकी मेजॉरिटी जो है ना वो खाली हो गया। तो इसने खाली कुर्सियों के साथ वहां पर खिताब किया, लेकिन असल बात यह है कि कोई अमली इकदाम जब उठाया जाए इसको रोकने के लिए। अब नेतन्याहू की मुलाकात वहां पर हुई है स्टीव विटकॉफ के साथ और ट्रंप का जो सन इन लॉ है जेरेड कुशनर, और ये इन्हीं के मजहब का है और बहुत बड़ा ज़ायनिस्ट है, ट्रंप का सन इन लॉ है। और ये जो गजा में रियल स्टेट वाला आइडिया है ना कि इसको यहां पर प्लॉटिंग करके गोल्फ कोर्सेज बनने चाहिए और ये होना चाहिए, ये उसके पीछे ये एक बंदा है जेरेड कुशनर, ये सबसे पहले इसका आइडिया था, ये इसी ने ट्रंप को जब वो ये सारा ट्रंप को मतलब ये मैनेज करता है। सो जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ मुलाकात हुई है और टू डिस्कस अ यूएस प्रपोजल टू एंड द वॉर ऑन गाजा। जी जनाब, उसमें डिस्कस क्या हुआ है गजा में जंगबंदी। और भाई गजा में जंगबंदी कहां से डिस्कस हो गई? सारे मीडिया तो इस तरह से रिपोर्ट्स कर रहा है क्योंकि ओवरऑल खबरें यही चल रही हैं कि ट्रंप ये जंग रुकाने जा रहा है। तो ये तो मेन किरदार वो हैं जो गजा में रियल स्टेट का सारा आइडिया लाने वाले ये मेन किरदार हैं वो, और इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं। इन्होंने बकायदा जो टॉनी ब्लेयर है और जेरेड कुशनर है, इन्होंने गजा की प्लॉटिंग की हुई है कि यहां पर ये चीज बनेगी, यहां पर ये चीज बनेगी। इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ इन्वेस्टर से जो पैसे भी पकड़े हुए हैं कि यहां पर हमने ये बनाना है। सो नेतन्याहू जो है वांट्स टू द न्यू प्लान। नेतन्याहू कुछ नया प्लान जब वो उनके सामने अब रख रहा है कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए जंग जारी रखने के लिए। यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने नेतन्याहू के साथ जाकर मुलाकात की है। अर्ज एंड टू गाजा वॉर इन मीटिंग विद नेतन्याहू इन न्यूयॉर्क। अब इस मुलाकात के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, बहुत सारी रिजेंटमेंट पाई जा रही है, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। तो यह मुलाकात हुई है, किसी की मुलाकात नेतन्याहू के साथ नहीं हुई, कोई जाकर नहीं मिला नेतन्याहू के साथ। इवन वेस्टर्न मुल्कों में भी कोई नहीं जाकर मिला नेतन्याहू से। अमेरिकन ही है ना जो मिल रहे हैं, वेस्टर्न मुल्कों से भी कोई नहीं जाकर मिला और ये साहब जनाब यहां से जाकर मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या कहा जा सकता है, उनकी अपनी पॉलिसी है। लेकिन आप देखिए कि 8 कोई अरब मुल्कों के ऊपर यही बंदा अटैक कर चुका है ये नेतन्याहू, और यूएई के ब्रदर मुल्क कतर के ऊपर भी इसी बंदे ने जब अटैक किया है और कहता है कि मैं फिर अटैक करूंगा, फिर अटैक करूंगा। तो आप उस शख्स के साथ जाकर मिल रहे हैं, या तो फिर आप कोई ऐसी चीज लेकर आए ना, आप जंगबंदी करवाएं तो फिर तो समझ आती है कि आप उससे मुलाकात करने, आप उससे अगर यही बातें करने गए हैं या इकोनॉमिक डील्स करने गए हैं तो फिर ये एक तारीख का एक और डार्क चैप्टर है। बहरहाल अब ये मुलाकात वहां पर हुई है और ये शख्स वॉर क्रिमिनल है और वांटेड है, और फलस्तीनियों के साथ इसने क्या किया, ये इंटरनेशनली वॉर क्रिमिनल है। तो उसके साथ जाकर मुलाकात करना, और मुलाकात या तो कोई नतीजा खेज हो ना, या तो आप फिर उससे जाकर मनवाएं कि देखिए हमने ना आपके एम्बेसडर को निकाला, ना कोई आपके खिलाफ इकदाम उठाया, इजराइल के खिलाफ कोई हमने एक्शन नहीं लिया, तो अब जो है वो सीजफायर होना चाहिए। अगर सिर्फ बातें करनी है तो फिर इस मुलाकात की जरूरत नहीं थी। अब देखिए ना, न्यूयॉर्क टाइम ने क्या लिखा है, ब्लॉक बाय ब्लॉक इजराइल रेजिंग गाजा सिटी टू द ग्राउंड। गाजा सिटी में एक एक ब्लॉक को जब वो मलबे का ढेर बनाते चले जा रहे हैं। और इजराइल लॉन्च सीरीज ऑफ अर्ली अटैक्स ऑन पैलेस्टीनियंस इन गाजा। ये स्पीच के बाद मजीद वहां पर हुए। आज हसन नसरुल्लाह की एनिवर्सरी है, 27 सितंबर 2024 को उनके पर एक बुज़दिलाना अटैक हुआ था और उसमें वो शहीद हो गए थे। तो आज जो है वो उनकी एनिवर्सरी है और उसके लिए अली लरजानी जो है वो बेरूत पहुंच चुके हैं। और आईआरजीसी ने स्टेटमेंट जारी की है, सैयद नसरुल्लाह एंड सफीउद्दीन मेड रेजिस्टेंस अ स्ट्रेटेजिक फोर्स। एक स्ट्रेटेजिक फोर्स जब उन्होंने कन्वर्ट किया हिजबुल्लाह को। लार्ज क्राउड एक्सपेक्टेड अक्रॉस लेबनन टू मार्क हिजबुल्लाह लीडर्स किलिंग। तो पूरे लेबनन के अंदर बड़े मुजाहरे जब मुतवक्का हैं।
Larijani from Beirut, लेबनान इज एंटी इजराइल रेजिस्टेंस स्ट्रांग होल्ड। इसराइल के खिलाफ सबसे बड़ा जो स्ट्रांग होल्ड है वो लेबनान है, जो सबसे बड़ा एक फ्रंट है और इसराइल का जब सामना कर रहा है। तो दो टोक अंदाज में उन्होंने वहां पर खड़े होकर कहा है कि हिजबुल्लाह रहेगी और उसका बुनियादी मकसद इसराइल के साथ लड़ना है और वो एक रीजनल एसेट है। तो अली लारिजानी जो है वो बहुत सारी जो सेरेमनीज हैं उसके अंदर शरीक होंगे और उन्होंने कहा कि हसन नसरुल्लाह जो रिपीटेडली इन पास्ट डेकेड्स में 20 सालों में जो वो बात करते रहे कि इसराइल की असल नीयत क्या है, इसराइल के असल मकासद क्या हैं, आज वो सारी चीजें सच साबित हो रही। जो इवेंट्स हुए हैं उस चीज ने हसन नसरुल्लाह की बातों को सच साबित किया। उनकी बातों पर कभी कोई तवज्जो नहीं दी अरब मुल्कों ने और ना ही अब देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो जो उन्होंने बातें की इसराइल की असल नीयत के हवाले से वो सबके सामने खुलकर आ चुकी है और अब भी ये मिडिल ईस्ट के मालिक इस हकीकत को जानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि कतर पर जो हमला हुआ है ये इस बात का एविडेंस है कि जो हसन नसरुल्लाह ने रिपीटेडली कहा कि इसराइल का अग्रेशन सिर्फ लेबनान तक महदूद नहीं होगा बल्कि यह हर मुल्क को अपनी लिपेट में लेगा, तो कतर पर हमला इस बात का सबूत है। और उन्होंने कहा कि लेबनान जो है वो एक बड़ी मजबूत टनल के तौर पर इसराइल का जब सामना कर रहा है। इसी दरमियान जो वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल से जो सैंक्शंस ईरान के ऊपर लग चुकी हैं उसको यानी सस्पेंड करने के लिए रशिया और चाइना ये रेजोल्यूशन लेकर आए और उन्होंने कहा कि ये इलीगल सैंक्शंस हैं और ये सस्पेंड होनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो ये टोटली इलीगल हैं क्योंकि जो वो न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें से अमेरिका तो यूनिलैटरली निकल गया था और दूसरा यूरोपियंस ने भी कभी उस डील पर अमल दरामद नहीं किया क्योंकि उन्होंने कभी भी सैंक्शंस ईरान से नहीं हटाई। ठीक है ना, ईरान से सैंक्शंस उन्होंने नहीं हटाई, फिर भी ईरान जो वो उस मायदे की पासदारी करता रहा। इनकी तरफ से तो मायदा खत्म हो गया लेकिन फिर भी ईरान न्यूक्लियर की तरफ नहीं गया, तो ये हर लिहाज से ये अनजस्टिफाइड। और फिर ईरान पर हमले के बाद फिर सैंक्शंस, तो रशिया ने वहां पर कहा कि ईरान ने साबित किया है कि वो इस सब में वाइज पार्टी वही है, यानी इनफ्रिकैन में वाइज पार्टी ईरान है। और उन्होंने कहा कि ईरान ने ये विलिंगनेस दिखाई है बार बार कि वो डायलॉग करना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने हर बार रिफ्यूज किया। और चाइना ने कहा कि अमेरिका और इजराइल का जो हमला था ईरान पर इसने सूरत हाल को बदतर किया और ये इलीगल सैंक्शंस हैं और इसका कोई जवाब नहीं बनता। ये रशिया और चाइना का वहां पर स्टांस है वो सामने आया। और वेनेजुएला के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यूएन इजलास में शरीक हुए और उन्होंने कहा कि वेनेजुएला सीक्स इंटरनेशनल सॉलिडारिटी एज यूएस मिलिट्री प्रेजेंस स्पार्क्स अलार्म। आलमी मदद जब उन्होंने मांगी है, वेनेजुएला ने खबरदार किया कि ग्रोइंग यूएस मिलिट्री थ्रेट और अर्ज ग्लोबल एक्शन होना चाहिए एज प्रेसिडेंट मडोरो रैलीज लैटिन अमेरिकन सपोर्ट फॉर नेशनल डिफेंस। तो पूरा रीजन जो वहां पर इकट्ठा हो रहा है, ब्राजील ने भी सपोर्ट किया है वेनेजुएला को, कोलंबिया ने भी सपोर्ट किया है, बाकी मालिक भी, और ये सारे ममालिक जो हैं लैटिन अमेरिका के अर्जेंटाइन को छोड़कर, क्योंकि वहां पर ज़ायनिस्ट हुक्मरान है, बाकी सारा लैटिन अमेरिका फलस्तीन के साथ खड़ा है और सारा लैटिन अमेरिका अमेरिकी इंपीरियलिज्म के खिलाफ खड़ा हो गया। तो ये बड़ी जंगें हैं जिसको चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा कि ऑन द क्रॉस रोड ऑफ वॉर्स एंड पीस। तो अभी की जो डायरेक्शन है और अमेरिकन इजरायली बिहेवियर है वो टुवर्ड्स वॉर्स है और यही होगा। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रोगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।